नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज। और आज की बड़ी खबर, सीरिया के लिए पुतिन का प्लान तैयार हो गया है। रूसी वायुसेना संभाल सकती है मोर्चा, सीरिया में लैंड करेगा रूसी कार्गो विमान, ये बड़ी खबर आ रही है। और सीरिया में ग्लाइड बम भेजने की तैयारी भी की जा रही है। विद्रोहियों पर हवाई हमले करने की भी तैयारी सेना की तरफ से पूरी है। सीरिया में विद्रोह की शुरुआत को अरब की दूसरी क्रांति माना जा रहा है, लेकिन ये क्रांति भड़की नहीं बल्कि भड़काई गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है ईरान की प्रॉक्सी ताकत को खत्म करना, जिसका जिम्मा विद्रोही संगठन HTS को दिया गया है। इस क्रांति के पीछे अमेरिका, इजराइल और तुर्की की रणनीति है। बाइडेन ने इजराइल को प्रॉक्सी संकट से निकालने के लिए सीरिया विद्रोह की प्लानिंग की है और तुर्की अपने हितों के चलते इसे गुप्त समर्थन दे रहा है। सीरिया के विद्रोही गुटों ने अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया है और बशर अल असद का तख्ता पलट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अमेरिका की इस कूटनीति के चलते अरब में क्या हालात होने वाले हैं और रूस ईरान कैसे संकट में फंसते जा रहे हैं। लेबनान युद्ध विराम के साथ लगा कि अरब शांति की ओर लौट सकता है, लेकिन यह शांति सिर्फ क्षणिक साबित हुई। लेबनान युद्ध विराम की शाम को ही सीरिया में बशर अल असद सरकार के खिलाफ गृह युद्ध का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। दो 2016 से अलेप्पो पर बशर अल असद सरकार का नियंत्रण था, लेकिन 3 दिन की जंग में ही एक बार फिर विद्रोही गुट HTS ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो में सीरियन आर्मी के ठिकानों पर HTS के लड़ाके कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बशर अल असद के सैनिकों को बंधक बना रहे हैं। अलेप्पो के चौक चौराहों पर HTS के लड़ाके नजर आ रहे हैं। सीरिया की सड़कों और स्मारकों से सीरिया के झंडे उतारे जा रहे हैं। अलेप्पो के बाहरी इलाकों से लेकर सिटी सेंटर तक HTS के लड़ाके और उनके टैंक नजर आ रहे हैं। अलेप्पो की सड़कों पर HTS के लड़ाके जश्न मना रहे हैं। अलेप्पो की जेलों से असद सरकार के विरोधियों को रिहा किया जा रहा है और ये लोग HTS के साथ जुड़कर असद के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने लड़ाकों को नागरिकों की रक्षा करने और बंधकों को अपने साथ जोड़ने के आदेश दिए हैं। अलेप्पो में 2019 में सीज़फायर लागू हुआ था, लेकिन अब HTS का पूरे शहर पर कब्जा हो चुका है। अलेप्पो में लोग HTS लड़ाकों का स्वागत कर रहे हैं। अब तक अलेप्पो की जंग में 200 लोगों की मौत हो चुकी है। HTS के लड़ाकों ने अलेप्पो पर कब्जा जमाने के बाद दमिश्क का ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क अलेप्पो से 350 किलोमीटर दूर है।
2011 में शुरू हुए गृह युद्ध में सीरिया में बशर सरकार बच गई थी, लेकिन इस बार असद सरकार के तख्ता पलट की तैयारी है और इसके लिए कई संगठन एक साथ जंग में उतर गए हैं। जंग की कमान HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के हाथ में है। इस संगठन में अमेरिकी समर्थन वाले ISIS और अल कायदा के लड़ाके शामिल हैं। इसके अलावा अल नुसरा संगठन के लड़ाके भी जंग में शामिल हो गए हैं। इनके साथ जेलों से रिहा असद सरकार के विरोधी भी जुड़ रहे हैं। चेचनिया के चेचन विद्रोही भी HTS के साथ जुड़ गए हैं। सीरिया की जंग बड़ी रणनीति के तहत भड़काई गई है, जिसका पहला एपिसेंटर अलेप्पो बना है। HTS और उसके साथ ही संगठनों ने अलेप्पो सिटी सेंटर पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही उत्तरी अलेप्पो के 50 से ज्यादा इलाकों पर भी HTS का कब्जा हो चुका है। सीरियन आर्मी के 15 से ज्यादा बेस पर भी HTS का नियंत्रण हो चुका है। अलेप्पो पुलिस मुख्यालय में भी HTS के लड़ाके कब्जा जमा चुके हैं। 2011 में बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह हुआ। 2012 में विद्रोही गुटों ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद असद को रूस का समर्थन मिला। 2016 में अलेप्पो में विद्रोहियों पर बमबारी की गई। असद को ईरान का समर्थन भी हासिल था। 2016 में विद्रोहियों पर हिजबुल्लाह के हमले हुए और अलेप्पो पर फिर बशर सरकार का राज हो गया। – 2019 में रूस और तुर्की की बातचीत के बाद सीरिया में सीज फायर लागू हो गया। अलेप्पो असद सरकार के पास चला गया और उत्तरी सीरिया में इदलिब तक विद्रोहियों का राज कायम हो गया। लेकिन अरब की इस नई जंग को भड़काने की प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी और इस विद्रोह के पीछे रणनीतिकार 3 देश हैं। इसमें पहला देश है अमेरिका, जिसका मकसद रूस को सीरिया जंग में उलझाना है। दूसरा है इजराइल, जिसका मकसद हिजबुल्लाह के हाथ पांव काटना है। तीसरा है तुर्की, जिसके विरोधी गुटों को सीरिया में शरण दी गई है। इन तीनों देशों ने मिलकर सीरिया जंग की रणनीति तैयार की है। एक एक करके समझते हैं कि इन देशों ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका अक्टूबर 2023 से अरब की जंग में उलझा है। उस पर इजराइल को हमलों से बचाने का दबाव है और इसीलिए विद्रोह भड़काया गया। सीरिया के 30% उत्तरी हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है। इस हिस्से में अमेरिका के 900 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। इसी हिस्से में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। गाजा युद्ध के बाद से अमेरिका के इन बेस पर सीरिया में सक्रिय ईरान समर्थक प्रॉक्सी के हमले शुरू हो गए थे। अमेरिका चाहता है कि ईरानी प्रॉक्सी को विद्रोही गुटों के साथ जंग में उलझाया जाए। इसीलिए अमेरिका के इशारे पर HTS को हथियार सप्लाई हुई और सीरिया में जंग भड़काई गई। सितंबर के महीने से ही इजरायली वायुसेना ने सीरिया में हवाई हमले बढ़ा दिए थे और ये इस गृह युद्ध की भूमिका का हिस्सा थे। सीरिया पर इजरायल ने 3 महीने में 33 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की गई। विद्रोहियों के खिलाफ हिजबुल्लाह असद सरकार की मदद कर रहा था। बदले में सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई हो रहे थे। इजरायल ने लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया। हिजबुल्लाह के कमजोर होते ही असद सरकार के बदला लेने के लिए HTS को समर्थन देकर विद्रोह भड़का दिया गया। विद्रोह के पीछे तीसरा देश तुर्की है। हालांकि अर्दोआन ने 30 नवंबर को इनकार किया है कि तुर्की विद्रोहियों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन अर्दोआन का सीरिया से बड़ा हित जुड़ा है। सीरिया में असहाब अल कहाफ, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा जैसे कई सशस्त्र विद्रोही संगठन सक्रिय हैं। ये सीरियाई सीमा में रॉकेट और मिसाइल हमले करते रहते हैं। इन संगठनों को असद सरकार का समर्थन है, इसीलिए माना जा रहा है कि फ्री सीरियन आर्मी की तरह इस विद्रोह के पीछे भी तुर्की है।
माना जा रहा था कि अरब महासंग्राम की आंच अब धीमी होने लगी है, लेकिन सीरिया विद्रोह की वजह से ये जंग अब पहले से ज्यादा भड़क सकती है और सुपर पावर्स का टकराव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अलेप्पो एयरपोर्ट की घेराबंदी को लेकर। जानकारी यह है कि अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया है। HTS के काफिले पर हवाई हमले हुए हैं और रूसी सेना ने ये हवाई हमले किए हैं। सीरिया की सेना के साथ वैसा ही हुआ जैसा लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ हुआ था। सीरिया में बी ब्लास्ट का दूसरा चरण देखने को मिला। वायरलेस सेट में धमाके की वजह से सीरिया के कई सैनिक जख्मी हो गए। ऐसी अफरा तफरी मची कि सेना का संचार सिस्टम ही खत्म हो गया। हमले के तरीके से जाहिर हो रहा है कि अब सीरिया में विद्रोहियों की मदद के लिए इजराइल अपनी सेना और विशेषज्ञों की भी मदद ले रहा है। इजराइल की रणनीति से अब प्रॉक्सी संगठन 2 गुटों में बंटकर लड़ रहे हैं। सीरिया में वैसा ही हुआ जैसा लेबनान में हुआ था। सीरिया में भी वैसी ही दहशत मची, वैसे ही धमाके हुए। घायलों की लाइन लग गई, अस्पताल फुल हो गए। सीरिया और लेबनान, फर्क सिर्फ इतना था कि लेबनान में पेजर में धमाके हुए थे, सीरिया में वॉकी टॉकी सेट में धमाके हुए। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके जख्मी हुए थे, यहां सीरिया के सैनिक जख्मी हुए। सीरिया में लेबनान जैसे हमले से जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे इजराइल है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी इजराइल का दुश्मन था और सीरिया की सेना भी दुश्मन है। इजराइल विद्रोही ग्रुप HTS की मदद कर रहा है। इजराइल का मकसद सीरिया में तख्ता पलट करना है। सीरिया की सेना पर लगातार कई दिनों से हमले हो रहे हैं। HTS और अलकायदा जैसे संगठन सेना के बेस पर कब्जा जमा रहे हैं। ऐसी हालत में सीरिया की सेना खुद को मजबूत करने में जुटी थी। बशर सरकार ने ईरान से मदद मांगी थी, हथियार मांगे थे, लेकिन ऐसे दौर में ही सैनिकों के वायरलेस सेट में धमाके हो गए। सीरिया में सैनिकों को गंभीर चोट लगी। मौत और जख्मी सैनिकों का आंकड़ा साफ नहीं। सेना का संचार सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ गया है। युद्ध जैसे हालात में संचार बेहद अहम होता है, लेकिन धमाकों के बाद वायरलेस सेट का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। अब सैनिकों तक सरकार और कमांडर्स का आदेश नहीं पहुंच पा रहा है। लेबनान में सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे संगठन सीरिया से इजराइल पर हमले की योजना बना रहे थे। इजराइल के गोलान हाइट्स में लगातार हमले हो रहे थे। गोलान हाइट्स के करीब रूस ने सेना का बेस बना लिया था। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ने लगे थे, लेकिन अब इजराइल ने ईरान को उसी की रणनीति से सबक सिखाना शुरू कर दिया है। ईरान जिस तरह से प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत कर रहा था, इजराइल और अमेरिका ने भी अब वही काम किया है। सीरिया इजराइल का टारगेट इसलिए बना क्योंकि सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई होती रही। सीरिया में ईरान की मदद से हथियार कारखाने बनाए गए। ईरान रूस को सेना रखने के लिए जगह दी गई। सीरिया को लग रहा था कि ईरान और रूसी बेस की वजह से इजराइल सीरिया पर लेबनान जैसा हमला नहीं कर सकेगा, लेकिन इजराइल ने प्रॉक्सी को प्रॉक्सी से भिड़वाने के प्लान पर काम किया।
अब इजराइल के सैनिक, इजराइल के फाइटर जेट अपने बेस पर ही मौजूद हैं, लेकिन सीरिया के अलेप्पो तक में धमाके हो रहे हैं। सीरिया के सैनिक मारे जा रहे हैं और सरकार कमजोर होती जा रही है। सीरिया में घमासान के बीच अचानक वॉकी टॉकी सेट में धमाके होने लगे। धमाकों से सीरिया के कई सैनिक जख्मी हो गए। सीरिया में पेजर की तरह ही वायरलेस सेट में धमाके हुए। सीरिया में विरोधी गुट HTS और बशर सरकार की सेना के बीच जंग चल रही है। HTS को अमेरिका और इजराइल से मदद और हथियार की सप्लाई हो रही है, तो वहीं बशर सरकार को रूस और ईरान का समर्थन हासिल है। इजराइल को सीरिया में तख्ता पलट से कई फायदे होंगे। इसमें सीरिया में ईरान की पकड़ कमजोर होगी। हिजबुल्लाह का हथियार सप्लाई का रूट बंद हो जाएगा। इजराइल का दुश्मन इस्लामिक रेजिस्टेंस भी लाचार होगा। सीरिया में मौजूद इजराइल के तमाम दुश्मन कमजोर होंगे। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले रुकेंगे। नेतन्याहू ने युद्ध विराम के बाद सीरिया के राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी। आग से न खेलने की बात कही थी। अब सीरिया वाकई जल रहा है और ये आग इजराइल ने ही लगवाई है। अमेरिका भी इजराइल की मदद कर रहा है, क्योंकि बशर अल असद सरकार के जरिए ही रूस, ईरान अपनी अरब नीति को आगे बढ़ा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में आंतरिक संकट बढ़ाने की रणनीति कई महीने से बन रही थी। अमेरिका ने इस मिशन की वजह से अल-कायदा को मदद दी है। अमेरिकी बेस से विद्रोही संगठनों तक हथियार पहुंचाए गए। सीरिया के विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाना बड़ी चुनौती नहीं थी, बल्कि चैलेंज था सभी विद्रोही संगठनों को एकजुट करना। यही वजह है कि सीरिया मिशन में अमेरिका और इजराइल को कई महीनों का वक्त लगा। अब तख्ता पलट और सीरिया के शहरों पर कब्जे का मिशन आगे बढ़ रहा है। सीरिया में ईरान की सबसे बड़ी ताकत प्रॉक्सी संगठन है। अब अमेरिका और इजराइल भी वैसी शक्ति हासिल कर चुके हैं। सीरिया में अब प्रॉक्सी संगठन भी दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक गुट ईरान और रूस के समर्थन से ताकतवर है, तो दूसरा गुट अमेरिका और इजराइल की मदद से ताकतवर हुआ है। सीरिया में अगर बशर सरकार खत्म हुई तो ईरान और रूस के लिए भारी दिक्कतें हो जाएंगी। प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की लड़ाई में ईरान के समर्थकों को भी खत्म करने का मिशन चलाया जाएगा। अब सैनिक और ईरान समर्थित प्रॉक्सी लड़ाके या तो पाला बदल लेंगे या फिर मारे जाएंगे। वॉकी टॉकी में धमाकों के बाद माना जा रहा है कि विद्रोहियों की मदद के लिए इजराइल अपनी सेना और खुफिया एजेंसी की मदद लेगा। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैटेलाइट के जरिए विद्रोही गुटों को वैसे ही मदद मिलने लगी है जैसी यूक्रेन के सैनिकों को मिल रही थी। वॉर का प्लान और सीरिया में कब्जे का रूट भी इजराइल और अमेरिका की सेना के कमांडर्स तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि शुरुआती हमले में ही सीरिया की सेना बेहद कमजोर साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त की, अलेप्पो में 4000 SDF लड़ाके पहुंच गए हैं। रक्का से अलेप्पो एयरपोर्ट भेजे गए हैं लड़ाके। एयरपोर्ट के पास भीषण जंग की तैयारी है। गाजा, लेबनान और यूक्रेन के अलावा महाविनाशक युद्ध की आग सीरिया में भड़क गई है और ये वो मोर्चा है जहां रूस अमेरिका आमने सामने है।
एक बशर अल असद सरकार को बचाने के लिए विध्वंसक तैयारी में है, तो दूसरा असर को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोहियों के साथ है। तो क्या यही संघर्ष महाविनाश का बवंडर खड़ा करेगा और कौन कौन से देश आपस में टकराएंगे? देखिए सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। रूस के कार्गो प्लेन के इस उड़ान ने एक ऐसे वॉर जोन में बारूदी बवंडर लाने की पुष्टि कर दी है जो 13 सालों से धधक रहा है, जहां एक दशक से ज्यादा समय से अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। ये देश है सीरिया, जहां जंगी ज्वाला फिर भड़क चुकी है। ये वही मुल्क है जहां असद सरकार के खिलाफ आम लोगों ने मोर्चा खोला था, जिसे फ्री सीरियन आर्मी के विद्रोहियों ने हथिया लिया और फिर अमेरिका बिना किसी की अनुमति लिए सीरिया के गृह युद्ध में उतरा। हालांकि बशर अल असद की करीबी ने रूस को सुरक्षा के लिए आमंत्रण दे दिया और फिर ये वॉर जोन 2 सुपर पावर देशों की मौजूदगी में धधकने लगे। लेकिन ये संघर्ष कभी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच सका। पर अब बदल रहे हालात के बीच सीरिया में सुपर पावर के बीच युद्ध की आंच पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो क्या सीरिया ही महासंग्राम का मुख्य केंद्र बनेगा? क्या बशर अल असद महासंग्राम के मुख्य किरदार होंगे? और क्या सीरिया में रूस और अमेरिका सीधी जंग में उतर रहे हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुछ ही समय में मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही रूस का कार्गो प्लेन सीरिया में उतरेगा, वैसे ही रणनीतिक मोर्चे पर असद समर्थक सेना अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस के कार्गो प्लेन में संघर्ष को विस्तार देने वाला सामान है। वो सामान जिससे मची तबाही यूक्रेन के वॉर जोन में पूरी दुनिया देख चुकी है। रूस के इस हथियार का नाम है ग्लाइड बम और इस ग्लाइड बम का नाम है फोगासनिया एविया बॉम्बा यानी फैब। नाम विहीन यह बम प्रथम विश्व युद्ध में वायर गाइडेड फ्लाइंग मिसाइल के रूप में अस्तित्व में आया था। इस हथियार को दूसरे विश्व युद्ध में ऑपरेशनल ग्लाइड बम का रूप मिला और 1954 से एक नाम के साथ सेवा दे रहे यही बम तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला भड़काने के लिए सीरिया पहुंच रहे हैं। जिसके इस्तेमाल का मतलब है संघर्ष समर्थक गुट का विनाश, जिससे अमेरिका का समर्थन हासिल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने से पहले ग्लाइड बम के बारे में जान लीजिए। ये वो बम है जिसमें फ्लाइंग कंट्रोल लेयर्स होती हैं। ये बम पारंपरिक बम की तुलना में फ्लाइंग क्षमता रखता है और इसे टारगेट के ऊपर छोड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि टारगेट से कुछ दूरी पर ही छोड़ दिया जाता है। और इस बम के हमले का तरीका काफी हद तक क्रूज मिसाइल से मिलता है, लेकिन इसका वॉरहेड अनगाइडेड बम जैसा ही होता है। वहीं कम फ्लाइंग टाइमिंग की वजह से इसे मार गिराना भी मुश्किल हो जाता है। यानी जो हथियार सीरिया पहुंच रहे हैं वो विद्रोहियों के ठिकानों को टारगेट बनाने वाला सटीक हथियार साबित होगा। और इसकी पुष्टि करती है वो खबर जिसे सीरियाई सरकार के सूत्र बता रहे हैं। और खबर यह है कि रूस ने अपने कई फाइटर प्लेन सीरिया के लिए रवाना किए हैं। हालांकि इनकी संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन दावा है कि ये फाइटर जेट्स ग्लाइडिंग बम के लॉन्च प्लेटफॉर्म का काम करने वाले हैं। और ये हुआ तो न सिर्फ उत्तरी सीरिया की लड़ाई का रुख बदल जाएगा, बल्कि रूस अमेरिका का सीधा सामना सीरिया में ही हो जाएगा। लेकिन एक संकट और सामने खड़ा है। इस संकट का नाम है सीरिया के विद्रोही गुटों को अमेरिकी फोर्स से मिला रिचार्ज, जिससे संबंधित कोई तथ्य तो सामने नहीं आए, लेकिन एक तस्वीर ने इस दावे की पुष्टि कर दी।
ये वीडियो सोशल मीडिया साइट पर एक अरबी न्यूज चैनल के हवाले से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि अलकायदा ने हिजबुल्ला को कमजोर करने के बाद इजरायली सेना का एहसान माना है और अब अलकायदा इजराइल एक हो चुके हैं, जो अलेप्पो में हिजब लड़ाकों की तलाश के नाम पर एंट्री कर चुके हैं। और अगर सवाल अब भी विद्रोहियों को मिली मदद के संबंध का है तो इसे भी समझ लीजिए। इस समय सीरिया में सबसे ज्यादा एक्टिव विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS है और इस विद्रोही गुट को अलकायदा का समर्थन हासिल है। वहीं अलकायदा की मदद से ही HTS ने अलेप्पो में कामयाबी हासिल की है, यानी विद्रोहियों को मदद मिल रही है और यही मदद जंग की ज्वाला भड़का रही है, जिसका परिणाम यह है कि असद सरकार के लिए और खिलाफ कई देश सीधे दखल दे रहे हैं। लेकिन कौन से हैं वो देश जो सीरिया को जंग का मैदान बना चुके हैं, इससे भी जान लीजिए। सीरिया को महाविनाशक युद्ध का मैदान बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस तैयारी का प्रमाण है उन देशों की एंट्री जो इस मोर्चे पर आमने सामने है। इनमें बशर अल असद का साथ देने के लिए ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है, जिसका प्रमाण भी सार्वजनिक हो चुका है। और अब रूस की डायरेक्ट एंट्री भी होने जा रही है, जिनसे हथियार भरे 2 कार्गो प्लेन रिलीज किए गए हैं। तो वहीं बशर अल असद के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह के पीछे पड़े इजराइल के विद्रोहियों से हाथ मिलाने का दावा है, यानी सीरिया में IDF की एंट्री हो चुकी है। और इसके अलावा तुर्की से भी विद्रोहियों को हथियार मिलने की खबर है। तो वहीं सऊदी अरब विद्रोहियों की मदद के लिए ईरान के खिलाफ शुरू से तैनात है और अमेरिका वो देश है जिसे सीरिया में विद्रोह को जन्म देने का जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका और रूस का असली मकसद क्या है, जंग भड़काने का कारण क्या है, इसमें अमेरिका ईरान के मोर्चे पर तैनाती चाहता है। तो वहीं रूस की सीरिया के जंग में एंट्री का मकसद ईरान की सुरक्षा है। माना जा रहा है कि अमेरिका सीरिया में अपनी कठपुतली को सत्ता में बैठाना चाहता है, तो रूस अपने फायदे के लिए बशर सरकार को सुरक्षा देना चाहता है। और इसके अलावा अमेरिका की सीरिया में मौजूदगी का एक मकसद मिडिल ईस्ट में विस्तार है, लेकिन रूस इसी विस्तार को रोकने के लिए मैदान में उतर गया है। और इसका केंद्र है ईरान, अमेरिका का वो दुश्मन मुल्क जो रूस का बहुत करीबी है। इसलिए ईरान सीरिया की जंग में पहले ही उतर चुका है, जिसका प्रमाण है सीरिया में ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी की मौत, जिसका मातम ईरानी संसद तक में मनाया गया है। जिस अधिकारी की मौत हुई है वो IRGC के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल कीउमर्स पौर हाशमी थे, जिनकी अंतिम विदाई के लिए तेहरान के शहीद हॉल में समारोह रखा गया था। उनकी मौत को सीरिया में विद्रोहियों के हमले में हुई शहादत बताया गया। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में जारी संघर्ष के 2 धड़ों में तुर्की की भूमिका भी बढ़ गई है, जिसमें एक तरफ तुर्की से असद के खिलाफ बागियों को मदद मिलने की खबर है, तो दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्रालय ने तेल रिफात और मनबिज में हुए हमलों पर चिंता जताई है। जिसका सीधा मतलब है कि सीरिया विध्वंसक जंग का मैदान बनने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसमें भविष्य में रूस और ईरान की मदद के लिए चीन की एंट्री हो सकती है। तो वहीं ईरानी प्रॉक्सी भी सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ कमान संभालने के लिए उतर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अलेप्पो में विद्रोहियों ने मनाया है जश्न। गाड़ी में सवार होकर पहुंचे लड़ाके, गाड़ी से स्टंट करके मनाई खुशी। जिस वक्त यूक्रेन पर सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है, जिस वक्त यूक्रेन हार के बेहद पास पहुंच गया, उस वक्त ज़ेलेंस्की ने बहुत ही खतरनाक चाल चल दी है। ज़ेलेंस्की ने जो पैंतरा चला है वो हार से बचने के लिए है। ज़ेलेंस्की युद्ध में नेटो को खींचना चाह रहे हैं ताकि यूक्रेन को न सिर्फ नेटो का संरक्षण मिल जाए बल्कि नेटो और रूस में महायुद्ध छिड़ जाए। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने नेटो को नया ऑफर दिया है। ज़ेलेंस्की का ये ऑफर अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो युद्ध कितना बदल जाएगा, आइए इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं।
रूसी सेना यूक्रेन को IRBM मिसाइल से जलाने की बड़ी तैयारी कर चुकी है। रूस के विध्वंसक हमलों की वजह से यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में यूक्रेन को हार से बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बड़ी और खतरनाक चाल चल दी है। इस चाल के जरिए ज़ेलेंस्की ने नेटो को जंग में खींचने की एक और कोशिश की है। ज़ेलेंस्की का यह षड्यंत्र अगर सफल रहा तो रूस यूक्रेन की जंग महायुद्ध में बदल जाएगी। रूस और नेटो की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने होंगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू दिया। इस साक्षात्कार में ज़ेलेंस्की ने जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि ज़ेलेंस्की अब युद्ध में नेटो को खींचना चाहते हैं। सुना आपने, जंग में यह है ज़ेलेंस्की का नया पैंतरा। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा उसे फिर से समझिए। यूक्रेन के नियंत्रण वाले हिस्से को नेटो की सदस्यता मिले। ज़ेलेंस्की फिलहाल रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों को छोड़ने को तैयार हैं। सीज फायर और नेटो की सदस्यता मिलने के बाद यूक्रेन इन इलाकों को कूटनीतिक तरीके से रूस से वापस लेगा। नेटो अगर ज़ेलेंस्की के इस मांग को मान लेता है तो यूक्रेन नेटो देश बन जाएगा। ऐसे में रूस नेटो देश पर हमला करने से बचेगा। अगर रूस ने हमला किया तो नेटो सेनाएं रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगी। ज़ेलेंस्की यही चाहते हैं, नेटो को युद्ध में खींचना, नेटो का संरक्षण, नेटो का सुरक्षा कवच। अब सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की अपनी कितनी जमीन फिलहाल छोड़ने को तैयार है। यूक्रेन की कितनी जमीन पर रूस का कब्जा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 27% भूभाग पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन की 30 लाख की आबादी रूसी सेना के नियंत्रण वाले इलाकों में रह रही है। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल और मेलिटोपोल में रूस का पूरी तरह से कब्जा है। रूसी सेना ने खार्किव और सूमी के कुछ इलाकों को भी अपने नियंत्रण में ले रखा है। क्रीमिया पर रूस का कब्जा 2014 से ही है, यानी यूक्रेन का बहुत बड़ा भूभाग रूस के कंट्रोल में है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की नेटो का संरक्षण मांग रहे हैं ताकि वो रूस से अपनी जमीनें वापस ले सके। अगर नेटो देश यूक्रेन को इन शर्तों पर सदस्यता देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो रूस के निशाने पर पूरा यूरोप आ जाएगा, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो देश बने। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण ही इसीलिए किया था क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाह रहा था। यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन दे रखा है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को यही भरोसा दे रखा है कि अगर युद्ध विराम हुआ तो अगले 20 सालों तक यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा। नए साल से यानी जनवरी 2025 से अमेरिका में ट्रंप शासन शुरू हो जाएगा। इसके बाद ट्रंप युद्ध विराम की कोशिशों में जुट जाएंगे। यही वजह है कि उससे पहले रूस भीषण हमला कर यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रहा है, ताकि अगर युद्ध विराम हो तो वो पुतिन की शर्तों पर हो।
यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलेगी या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई तेज कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस युद्ध में यूक्रेन की पूरी मदद करेगा। फ्रांस ने हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। स्वीडन यूक्रेन के लिए बख्तरबंद वाहन भेज रहा है। स्वीडन की यह मदद जर्मनी पहुंच चुकी है, वहां से इसे यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। ज़ेलेंस्की को पता है कि जंग इतनी आसानी से नहीं खत्म होगी। यह युद्ध अभी और लंबा खिंच सकता है। यही वजह है कि उन्होंने लंबी जंग की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए यूक्रेन के 18 से 25 साल के सभी युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर ज़ेलेंस्की सेना इन युवाओं को फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने के लिए भेजेगी। यूक्रेन को यूरोप का साथ मिल रहा है, तो रूस उत्तर कोरिया के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत करने में जुट गया है। अपने इसी मिशन के तहत रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तर कोरिया के नेताओं और सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की। जाहिर है दोनों तरफ से बड़ी जंग की तैयारी तेज है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की का पैंतरा कामयाब होगा? क्या जंग में नेटो उतरेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अलेप्पो में विद्रोहियों का कर्फ्यू लग गया है। आम लोग घर से नहीं निकल सकते। सड़क पर गोली चलाने की चेतावनी दी गई है। कल तक जो ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम IAEA से छिपाता आ रहा था, उसने अब IAEA को एक रिपोर्ट सौंपकर यूरोपीय देशों की फिक्र बढ़ा दी है। दरअसल इस रिपोर्ट में ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन के लिए 6000 नए सेंट्रीफ्यूज लगाने पर विचार कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के अपने परमाणु सिद्धांत तक में बदलाव की बात कही गई है। सवाल यह है कि क्या नए साल पर ईरान एटमी टेस्ट करने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में अब महज 1.5 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ईरान से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक सभी की पेशानी पर बल डाल दिया है। दरअसल ईरान से दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। नंबर 1, ईरान 6000 नए सेंट्रीफ्यूज लगाएगा। नंबर 2, ईरान अपने परमाणु सिद्धांत में बदलाव कर सकता है। ईरान से आ रही ये खबरें किसी सूत्र या मीडिया आउटलेट के हवाले से नहीं हैं, बल्कि इसका ऐलान खुद ईरान ने किया है, जो बताता है कि अब वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की दहलीज पर खड़ा है। दरअसल ईरान ने IAEA को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में उसने 6000 नए सेंट्रीफ्यूज लगाने की बात कही है। ईरान के पास पहले से 10,000 सेंट्रीफ्यूज मौजूद हैं। 6000 नए सेंट्रीफ्यूज के बाद उसके पास कुल 16,000 सेंट्रीफ्यूज हो जाएंगे, जिसके बाद ईरान यूरेनियम को और तेजी से संवर्धित कर सकेगा और तेजी से परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच जाएगा। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी का विस्तार और इसका खुला ऐलान अमेरिका और यूरोपीय देशों को सीधा मैसेज माना जा रहा है कि अब ईरान हर हाल में परमाणु शक्ति हासिल करके रहेगा।
ईरान ने ये ऐलान बीते हफ्ते हुई IAEA बोर्ड की उस बैठक के बाद किया है जिसमें उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे में ईरान के इस कदम को IAEA और यूरोपीय नीतियों का खुला विरोध माना जा रहा है। दरअसल इस बैठक में ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को 60% तक सीमित रखने की बात कही थी। इसके लिए ईरान ने शर्त रखी थी कि बोर्ड उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी यूरोपीय देशों के अनुरोध पर ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। अब ईरान ये मान चुका है कि यूरोपीय देश उसके खिलाफ उदार रुख कभी नहीं अपनाने वाले और ना ही उसे प्रतिबंधों में ढील मिलने वाली है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से ईरान के खिलाफ बेहद सख्त रुख रहा है। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को न्यूक्लियर समझौते से बाहर करके ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए थे। अब ट्रंप एक बार फिर अमेरिका की सत्ता संभालने वाले हैं। ऐसे में ईरान को डर है कि अमेरिका की सख्ती उसके खिलाफ और बढ़ने वाली है। इसीलिए ईरान ट्रंप की ताजपोशी से पहले परमाणु टेस्ट कर ट्रंप पर दबाव बनाना चाहता है। ईरान न सिर्फ तेजी से यूरेनियम संवर्धन की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि उसके विदेश मंत्री ने ईरान के परमाणु सिद्धांत में भी बदलाव के संकेत दिए हैं। अब्बास अरागची ने अपने बयान में कहा है कि ईरान में अपने परमाणु सिद्धांत को बदलने की मांग उठ रही है। अगर यूरोपीय देश UNSC में ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि अपने परमाणु सिद्धांत को बदलना चाहिए या नहीं। दरअसल अभी तक ईरान दुनिया को यह दिखाता आया है कि उसने इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के हथियार बनाने पर रोक लगा रखी है। इसे लेकर साल 2003 में खमेनी ने एक मौखिक फतवा जारी किया था। इस फतवे में सामूहिक विनाश के हथियार बनाने और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इस फतवे का ईरान ने अगस्त 2005 में वियना में IAEA की बैठक के दौरान भी उल्लेख किया था। अभी तक इसी फतवे को ईरान का परमाणु सिद्धांत माना जाता रहा है, जिसे अब बदलने की मांग उठ रही है। हालांकि ईरान को रोकने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बातचीत की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 24 घंटे पहले ही जेनेवा में इन देशों के प्रतिनिधियों के साथ ईरानी प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई, लेकिन इसके बाद जो बयान सामने आए वो विनाश का संकेत दे रहे हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख रिचर्ड मूर ने कहा है, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं एक बड़ा वैश्विक खतरा पैदा करती हैं। वहीं फ्रांस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख निकोलस लर्नर ने कहा, भविष्य में हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। साफ है, यूरोप में ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डर है कि अगर ईरान ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली तो इजरायल ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी उस पर काबू पाना असंभव हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन ने रूस का ड्रोन गिरा दिया है। मोबाइल एयर डिफेंस से हमला हुआ है और ड्रोन के टारगेट पर था एयर डिफेंस। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, फिर भी धमाकों की आवाज रह रहकर सुनाई दे रही है, जिसे 60 दिन के मियाद का असर माना जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि IDF का डर खत्म हो गया है, क्योंकि गाजा में जारी तबाही के बीच एक ऐसी खबर आई है जो इजराइल के खिलाफ बारूदी मिशन को अंजाम देने में जुटे संगठनों के लिए दहशत फैलाने वाला संदेश है। क्या है वो संदेश, देखिए इस रिपोर्ट में। الآن استهداف مستشفى شهداء الأقصى। ICC के वारंट के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी हमलों को रोकना इजराइल के लिए जरूरी हो गया। इसलिए युद्ध विराम की घोषणा के साथ लेबनान में बारूदी तबाही की तस्वीर बदल गई। लेकिन ये डर कायम रहे, इसलिए इजरायली फोर्स लेबनान के दक्षिणी मोर्चे को पूरी तरह से आजाद करने में वक्त लगा रही है।
और ये वक्त संघर्ष विराम के उल्लंघन से हालात को और ज्यादा घातक बना रहा है। दावा है कि युद्ध विराम के बावजूद आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की गतिविधि को देखा और रॉकेट लॉन्चर को तुरंत ही इजरायली फोर्स ने फाइटर जेट की मदद से न्यूट्रलाइज कर दिया। हालांकि ये दावा है, लेकिन जिस तरह के हालात में इस समय इजराइल है उसमें माना जा सकता है कि इजराइल के दावे सच्चे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि इजराइल का बना डर खत्म हो रहा है, बल्कि इस डर को इजराइल दहशत बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसके लिए गाजा को फिर से वॉर जोन में तब्दील किया जा रहा है। इजराइल का बारूदी प्लान, वाश बन जाएंगे इंसान। आपने बिल्कुल ठीक सुना। गाजा से जो खबर आ रही है वो इजराइल के घातक हथियार और उन्नत तकनीक के हमलों की पुष्टि करती है। हालांकि इतने घातक हमले के साक्ष्य गाजा नहीं दे पा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह हथियार ही ऐसा है जो कोई सबूत बाकी नहीं छोड़ता। इजराइल के इस हथियार का नाम है वेपोराइजर बम, यानी वो विस्फोटक जिसके टारगेट से टकराते ही विध्वंसक धमाका होता है। और ये विस्फोटक इतनी गर्मी उत्पन्न करता है कि एक बड़े दायरे में सब कुछ वाष्पीकृत हो जाता है। इंसान तो क्या, एक तय सीमा तक कंक्रीट के ढांचे भी हवा में धूल की तरह उड़ते नजर आते हैं। और इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने का दावा इजराइल का नहीं है, बल्कि गाजा में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मुनीर अल बुर्ज ने किया है। उनके मुताबिक इजराइल अपने घातक हथियारों का टेस्ट कर रहा है और इजराइल के घातक हथियारों का टेस्ट ग्राउंड गाजा बना हुआ है। ये ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां ये बम गिरते हैं वहां 500 मीटर के दायरे में सब कुछ वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए जो भी इंसान इजरायली वेपोराइजर बम की जद में आए वो वाष्पीकृत हो गए। हालांकि ये दावा चौंकाने वाला है, इसलिए इजराइल के घातक हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच कमेटी बनाने की जरूरत बताई जा रही है। लेकिन क्या ये सच है? अगर सच है तो फिर इजराइल छोटे हमले क्यों कर रहा है, जिसका प्रमाण है गाजा के खान यूनुस में हुआ हमला, जिसे वर्ल्ड सेंट्रल किचन संगठन को टारगेट बनाकर किया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन दावे पर यकीन किया जाए तो फिर इजराइल के मंसूबे बहुत ज्यादा घातक हैं। इजरायली फोर्स गाजा को मैदान बनाने में जुटी है। आईडीएफ के गाजा पर कब्जे की तैयारी हो गई है, या फिर युद्ध विराम से पहले गाजा के संपूर्ण संहार का मिशन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 52 करोड़ का केला, वो भी एक दर्जन नहीं बल्कि सिर्फ एक केले की इतनी कीमत सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन 52 करोड़ में न सिर्फ ये केला बिका बल्कि खरीदने वाले ने उसे खाकर उसका स्वाद भी लिया। 52 करोड़ के इस केले की कहानी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दीवार पर टेप से चिपका हुआ एक केला और उस केले को निकालता एक शख्स। केला हाथ में आते ही इसने बड़े चाव से खा लिया। यही है वो 52 करोड़ रुपए का केला। आप सोच रहे होंगे कि इस केले में ऐसा क्या खास था। केले की खासियत यह है कि ये एक आर्ट वर्क बताया जा रहा है। इस केले की बीते हफ्ते न्यूयॉर्क में नीलामी हुई थी। केले को चीन के जाने माने क्रिप्टो बिजनेसमैन जस्टिन सन ने करीब 52 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब जस्टिस सन ने इसे खा लिया है। इस आर्ट वर्क को इटली के फेमस कलाकार मॉरिजियो कैटलिन ने बनाया था। आर्ट वर्क को कॉमेडियन नाम दिया गया है। इसकी शुरुआती बोली $8 लाख से शुरू हुई थी। आर्ट वर्क को बनाने वाले कैटलिन का कहना है कि ये आर्ट वर्क समाज में हास्य और विडंबना को दिखाता है। नीलामी के बाद केला बिका तो इसकी खूब चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर टेप लगे इस केले पर मीम्स बनने लगे। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब 29 नवंबर यानी शुक्रवार को हांगकांग के एक आलीशान होटल के स्टेज पर खड़े होकर सन ने लोगों के सामने 52 करोड़ का केला खा लिया। केले के स्वाद को बेहतरीन बताते हुए सन ने कला और क्रिप्टो करेंसी के बीच समानताएं भी बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और इधर जॉर्जिया में फिर से बड़ा गृह युद्ध छिड़ गया है। हजारों लोग नई सरकार और उसके फैसले का विरोध कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ ने शुक्रवार रात को जॉर्जिया की संसद को न सिर्फ घेर लिया बल्कि जबरदस्त बवाल किया। नई सरकार का विरोध जॉर्जिया के राष्ट्रपति भी कर रही हैं। सवाल यह है कि आखिर नई सरकार के खिलाफ पब्लिक ने यह मोर्चा क्यों खोल दिया है। संसद के बाहर तोड़फोड़, संसद के बाहर आगजनी, पुलिस पर पटाखों से हमला, पुलिस से भिड़ंत, पब्लिक पर आंसू गैस से वार, पानी से प्रचंड प्रहार, आग और धमाकों से पूरा इलाका धुआं धुआं। ये जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी की तस्वीर है, जहां अब नया बवाल शुरू हो गया है। जॉर्जिया की संसद के बाहर शुक्रवार रात हजारों की भीड़ ने इस तरह से तांडव किया। चुनाव में धांधली के आरोप से लोग पहले से ही भड़के हुए थे। जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री ने अब जो फैसला लिया उससे जॉर्जिया के लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तिब्लिसी में ये उत्पात तब भड़का जब नए प्रधानमंत्री इराकली कोबाखित्जे ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को लेकर हो रही बातचीत को रोक दिया। इसी के बाद आक्रोशित भीड़ ने जॉर्जिया की संसद को न सिर्फ चारों तरफ से घेर लिया बल्कि जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जॉर्जिया की राष्ट्रपति भी शामिल हुई। दरअसल यूरोपियन यूनियन की संसद ने जॉर्जिया में हुए चुनाव को लेकर टिप्पणी की थी। ईयू की संसद ने कहा था कि जॉर्जिया के चुनाव में धांधली हुई है, जॉर्जिया में फिर से चुनाव होने चाहिए। यूरोपियन यूनियन की इसी टिप्पणी से भड़के नए प्रधानमंत्री इराकिल ने ईयू की सदस्यता पाने के लिए जो बातचीत चल रही थी उसे 2028 तक रोक दिया।